प्यार। प्यार एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी इंसान यहां पे इनकार नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आकर के ये नहीं कह सकता कि उसने कभी भी यहां पे प्यार नहीं किया। जब हम पैदा होते हैं उसी वक्त से हम अपनी माँ से, अपने बाप से या अपने जितने भी सिबलिंग्स होते हैं उनसे प्यार करना शुरू कर ही देते हैं। इस दुनिया में चाहे कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, वो हमेशा किसी ना किसी चीज से या किसी ना किसी इंसान से प्यार जरूर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो हो वो हद से ज्यादा क्रूअल हो और उसके बाद में वो किसी इंसान से प्यार ना करे। प्यार हम सभी लोग करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग किसी लड़की से या लड़की किसी लड़के से प्यार करती है। वो प्यार की जो फीलिंग होती है, वो जो प्यार होता है वो कुछ अलग होता है। और ये प्यार जो है ये जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम कभी भी प्यार से दूर नहीं भाग सकते। हम अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने साथी से सबसे प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से सबसे प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्यार एक ऐसे मोड़ पर आकर के हमारा ऐसा इम्तिहान लेता है ना, ये प्यार अपनी डेफिनेशन को इस कदर बदल देता है कि उसको हम प्यार कह ही नहीं सकते। उसे अगर हम ऑब्सेशन कहें, पागलपन कहें तो भी शायद छोटा पड़ जाए। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्यार के चक्कर में वो दूसरे लोगों को इतना बर्बाद कर देते हैं या कभी कभी तो जान से भी मार डालते हैं और उसको वो प्यार का नाम देते हैं। आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही प्यार के काले जादू से रिलेटेड है कि एक शख्स यहां पे प्यार में इतना अंधा हो गया, इतना ज्यादा वो बहता चला गया अपने प्यार के चलते कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो प्यार नहीं, वो एक ऑब्सेशन है। उसकी ऑब्सेशन ने उसे तो तबाह कर ही दिया। इसके चलते जिस लड़की को वो चाहता था उसकी जिंदगी को उसने ऐसा नरक बना दिया, ऐसा तार तार कर दिया कि वो लड़की बाल बाल मौत के मुंह से बच के वापस आई। और आज भी वो लड़की जो है वो अपनी जिंदगी को यहां पे समेटने की कोशिश कर रही है। वो अभी भी इस शौक से उभर नहीं पाई है। वो अभी भी सोचती है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया, इसके चलते मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ा, मेरी गलती आखिर थी क्या। तो आज की स्टोरी एक ऐसे ही प्यार के काले जादू से रिलेटेड है कि एक इंसान जब अपने प्यार में हद से ज्यादा अंधा हो जाए, वो पागल हो जाए, उसको सही गलत के बीच में कोई अंतर मालूम ही ना चले, तो वो क्या क्या कर देता है ना, इसका अंदाजा आप और हम जैसे लोग जो हैं यहां पर स्टेबल माइंड के जितने भी लोग हैं वो समझ नहीं सकते। तो क्या है पूरी की पूरी स्टोरी, क्या है पूरे का पूरा मामला, बता देता हूं आपको। बात दरअसल 2006 चंडीगढ़ की है। इधर रीटा नाम की एक लड़की थी जो बिहार से बिलोंग करती थी। वो टॉपर होने के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। अब जो मैं ये बात आपको बोल रहा हूं ना, इसे ध्यान से सुनना। वो बहुत सुंदर लड़की थी और बहुत सुंदर से मेरा मतलब जो भी आप अनुमान लगा सकते हो अपने मन के अंदर किसी भी लड़की का, वो लड़की उसके सामने फीकी पड़ जाए। उसकी खूबसूरती ऐसी थी, उसकी आंखें, उसके हंसने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं वो आपके ख्वाबों से परे है। वो बहुत 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 ज्यादा सुंदर थी। इतनी ज्यादा सुंदर कि कॉलेज का हर एक लड़का उसको देखता था, उसको पाने के ख्वाब देखता था कि किसी तरीके से ये लड़की जो है ये हमारी हो जाए, ये हमसे बात कर ले, अगर ये हमारी गर्लफ्रेंड नहीं तो कम से कम हमारी दोस्ती बन जाए। कुछ इस तरीके की उसकी खूबसूरती थी। इस तरीके से वो अट्रैक्शन को खींचती थी कि जो कॉलेज की बाकी लड़कियां थी वो भी उससे जलती थी। रीटा की यहाँ पे एक बेस्ट फ्रेंड थी संजना, जो बिहार से ही बिलोंग करती थी। ये दोनों की दोनों लड़कियां चंडीगढ़ में आती हैं और चंडीगढ़ में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हैं। चंडीगढ़ के कॉलेज में इन लोगों ने यहाँ पे दाखिला ले लिया था। कॉलेज में हद से ज्यादा अट्रैक्शन मिलने के बावजूद भी रीटा इस किस्म की लड़की नहीं थी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा यहाँ पे दर्जा दे दे या ये समझे कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। उसके लिए सुंदरता बाहर से नहीं अंदर से मायने रखती थी। वो दिल से भी बहुत साफ लड़की थी, पढ़ाई में भी अव्वल और खूबसूरती में तो उसका कोई यहां पर नाप ही नहीं था। यहां पर एक लड़का था कॉलेज के अंदर जिसका नाम था गुरु। गुरु जो था वो 6 फीट का लड़का था और वो इस किस्म का लड़का था कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। कॉलेज में सब लोग ये बात जानते थे कि जो गुरु है उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया है, वो अलग ही दुनिया में जीता है, उस दुनिया का वो मालिक है। कहने का मतलब इधर ये है कि गुरु जो था वो हमेशा किताब में ही मुंह डाले बैठा रहता था। उसको पढ़ने से मतलब था, उसको किसी और चीज से मतलब नहीं था। कई बार लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की कि शायद इधर जो है प्रॉब्लम में है, इसको कोई मेंटल ट्रॉमा वगैरह है, लेकिन गुरु जो था वो अपनी ही कंपनी में खुश रहता था। उसको किसी के साथ की जरूरत थी ही नहीं। गुरु इस किस्म का लड़का था।
शुरुआत में यहां पर कुछ लोगों ने तो उसको अप्रोच किया, उससे बात करने की कोशिश की, बट जब कुछ भी इधर हाथ नहीं आया तो उन्होंने सोचा गुरु को अकेला छोड़ दिया जाए। गुरु लंबा चौड़ा लड़का जरूर था, बट दिखने में एक एवरेज लुकिंग लड़का था। एवरेज लुकिंग लड़का था, और ऐसा नहीं कि लड़कियां उस पर मरती हो, इस किस्म का नहीं था। हाँ, लेकिन पढ़ाई में वो भी बहुत अच्छा था। इधर रीटा जो होती है वो इधर गुरु की क्लास में दाखिला ले लेती है। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, गुरु कभी भी इधर उधर नहीं देखा करता था। एक बार गुरु रीटा को देखता है, और जब वो उसको देखता है उसको लगता है कि मानो वो इस दुनिया में नहीं, वो जन्नत में है। उसने इतनी सुंदर लड़की, परी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। हाँ, ये जरूर था कि कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, वो अकेला रहा था जिंदगी भर, मगर उस लड़की को देख के वो ऐसा पागल हो गया, ऐसा दीवाना हो गया कि बस वो चाहता था कि किसी भी तरीके से मैं इससे बात करूं, इससे बात करके पूछूं कि क्या ये मेरी दोस्त बनना चाहेगी या नहीं। वो यहां पर बस उस लड़की से बात करना चाहता था। जो गुरु कल तक किसी से बात नहीं करता था, वो उस लड़की का दीवाना हो चुका था, सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखते हुए। इसी के साथ में जब रीटा क्लास में किसी से बात करती थी और जब वो हंसती थी, तो उसकी हंसी पे तो मानो गुरु का दिल यहाँ पे खुशी से झूम जाता था। वो बस उसको देखता रहता था, पूरे दिन उसको देखता रहता था। गुरु को कभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो रीटा को यहाँ पे अप्रोच कैसे करे, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो रीटा को यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच करेगा तो रीटा उससे मना कर देगी, और वो चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी। वो किसी भी तरीके से यहाँ पे ना नहीं सुन सकता था। गुरु की एक आदत थी, बचपन से ही ये आदत थी, और ये आदत जो थी बहुत करीबी लोग ही जानते थे कि गुरु जो है हद से ज्यादा जिद्दी लड़का था। वो जो चाहता था ना उसको पा लेता था। आज तक उसने यहाँ पे मेटीरियलिस्टिक चीजों का ही पीछा किया था, जो चीजें नॉन लिविंग होती है या जिनको पैसों से खरीद लिया जा सकता है, उसका उसने हमेशा से पीछा किया था। लेकिन पहली बार वो एक लड़की के प्यार में अंधा हो चुका था। पागल नहीं था वो अंधा हो चुका था। उसको उस लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कल तक जो गुरु पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी अब वो यहाँ पे एवरेज होना शुरू हो चुका था। एक बार की बात होती है, क्लास में यहाँ पे जब लेक्चरर आती है तो वो गुरु से पूछती है कि क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। गुरु, जिसके लिए दुनिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीटा थी, ना रीटा से आगे कुछ ना रीटा से पीछे कुछ, उसका तो यहाँ पे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो टीचर को कह देता है मैम मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो लेक्चरर जो होती है वो कहती है कि कल तक तो तुम्हें यहाँ पर सारे आंसर्स मालूम थे, कुछ यहाँ पर 2-3 महीने बीते होंगे, इसी बीच तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक चुका है। कल तक तुम इस क्लास के टॉपर थे और अब तुम्हारा ध्यान यहाँ पर है ही नहीं। तो इस चीज को जैसे ही पूरी क्लास के अंदर टीचर बोलती है तो सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। गुरु को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब रीटा उसके ऊपर हंसती है वो चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती। उसको लगता है कि अगर वो पढ़ेगा नहीं, अगर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो शायद वो रीटा की अटेंशन को भी खो देगा। कुछ यहां पर 15-20 दिन बीतते हैं और जो गुरु अब तक यहां पर पढ़ाई में वापस एवरेज हो चुका था वो वापस से टॉपर हो जाता है। इसके बाद में एक दिन ऐसा आता है जब पहली बार वो रीटा से बात कर पाता है। गुरु बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान था। वो कभी भी लड़कियों से तो छोड़ो, लड़कों से भी बात नहीं करता था। दोस्त ही नहीं थे उसके, तो उसको मालूम नहीं था कि लोगों से बात कैसे करते हैं। एक बार रीटा को यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम था, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो होगा क्या। उस मोमेंट पे गुरु उसकी हेल्प करता है। गुरु खुद जाकर के उससे बातचीत बढ़ाता है। रीटा इस चीज से काफी खुश होती है और वो गुरु से कुछ यहाँ पे 5 मिनट बात करती है, और इसी तरीके से जो ये कॉन्वर्सेशन होती है ये एक नया ही मोड़ ले लेती है। वो लोग अब यहाँ पर डेली हाय हेलो करने लग गए थे। कुछ 5-7 दिन और बीतते हैं और इसके बाद में वो लोग कैफेटेरिया में बैठ करके चाय कॉफी भी पीना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर 1-2 महीने और बीत जाते हैं और पूरा का पूरा लगभग 1 साल कॉलेज का बीत चुका था। कॉलेज का पूरा 1 साल बीत चुका था। गुरु ने अभी तक भी रीटा को प्रपोज नहीं किया था। उसे यह लगता था कहीं ना कहीं मन ही मन कि जब भी वो रीटा को यहाँ पे प्रपोज करेगा ना, रीटा कभी भी उसके प्रपोजल को मना नहीं करेगी, क्योंकि गुरु यहां पर किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने 1 साल इंतजार किया था। वो यहां पर जल्दबाजी किसी भी तरीके से नहीं करना चाहता था और वो चाहता था कि रीटा उसकी इज्जत करे, उससे दूर ना भागे, जिस चीज में वो सक्सेसफुल हो भी रहा था। एक दिन की बात है, कुछ यहां पर शायद 14 फरवरी का वक्त आ चुका था। 14 फरवरी 2007 को
गुरु रीटा को प्रपोज कर देता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत पसंद करता हूँ और तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। रीटा उसे कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जिंदगी भर दोस्ती बन के रहें। गुरु इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने रीटा से पूछा भी कि आखिर मुझ में कोई कमी है, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है जिसके चलते तुम यहां से मुझसे दूर जाना चाहती हो। कहती नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए वो फील ही नहीं करती जो तुम मेरे लिए फील कर रहे हो। गुरु को यह चीज नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने यहां पे एक दो बार और कोशिश करी। एक दो हफ्ते के बाद में उसने दोबारा प्रपोज किया। रीटा का आंसर दोबारा से ना था। अब गुरु यहां पर दोनों घुटनों पे आकर के रोना शुरू कर देता है। इधर रीटा के सामने वो गिड़गिड़ा करके रोना शुरू कर देता है कि प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी बात को मान लो, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। रीटा ने कहा, देखो गुरु, प्यार जो है ना, जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता, और अगर तुम इसको प्यार मानते हो तो ये प्यार नहीं है। रीटा ये बात बोलती है और वहां से मुड़ करके चली जाती है। गुरु इस चीज को किसी भी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और बार बार उसके दिमाग के अंदर शायद से ये चीज घूम रही थी कि प्यार जो है वो जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, प्यार जबरदस्ती का नाम नहीं है। गुरु ने यहां पर दूसरा रास्ता अपनाने की सोची। गुरु ने यहां पर सोच लिया था कि रीटा से तो वही शादी करेगा, अगर रीटा की मर्जी हुई तो भी, अगर रीटा की मर्जी नहीं भी हुई तो भी वो शादी तो यहां पे रीटा से ही करेगा, चाहे रीटा माने चाहे रीटा यहां पे ना माने। वो अपने ऑब्सेशन में इतना अंधा हो चुका था कि उसको यहां पे रीटा की कही हुई बात भी याद नहीं आ रही थी कि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि किस तरीके से वो रीटा को यहां पे अपना सकता है। वो बहुत सारे यहां पर तिगड़म बिठाने की कोशिश करता है, सोचता है कि शायद मैं किसी और तरीके से उससे बात करूं या पैसों का रौब उसके सामने झाड़ू, क्योंकि पैसे वगैरह थे उस पर, अच्छा खासा उसका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड। उसको लगता था कि नहीं, रीटा इन सब मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं फंसेगी। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी। अब उसे यहां पे लगता है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो यहां पर एक अघोरी बाबा को जानता था, एक अघोरी को जानता था, जो बेसिकली उनकी फैमिली से तब से जुड़ा हुआ था जब गुरु सिर्फ 1 साल का था। वो गुरु इस चीज को जानता था। गुरु को अघोरी का ठिकाना भी मालूम था। वो अघोरी के पास जाता है और साफ साफ उसको ये बात बता देता है। अघोरी उसे चेतावनी देता है कि देख, जो तू करने की बात कर रहा है ना, वो चीज सही नहीं है। अगर उस लड़की की मर्जी नहीं है ना तो तुझे इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तू मुझसे काले जादू की विधि मांग रहा है, तू मुझसे कह रहा है कि मैं उस लड़की के ऊपर काला जादू कर दूं जिसके चलते वो तेरी हो जाए। क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है या तो अंधा हो चुका है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जब वो लड़की मना कर चुकी है तो तुझे उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। गुरु कहता है, बाबा, प्यार तो अंधा ही होता है। अगर वो लड़की मेरी नहीं हो सकती ना तो वो किसी की नहीं होगी, होगी तो वो मेरी होगी, चाहे वो अपनी खुद की मर्जी से हो या ना हो, होगी तो वो मेरी ही, होगी तो वो मेरी ही। अब आप मुझे यहां पर उपाय बताओ। वो कहते हैं, बेटा देख, उपाय मैं तुझे बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो तू यहां पर करने की बात कर रहा है ना, अगर ये जादू यहां पर उल्टा पड़ गया, ये काला जादू अगर उल्टा पड़ गया तो इसका अंजाम सीधा मौत है। ये जादू सिर्फ तुझे तबाह नहीं करेगा, ये तुझे मार डालेगा। वो कहता है, ठीक है बाबा, आप कह रहे हैं ना कि अगर जादू उल्टा पड़ जाए तो मेरी मौत होगी, अगर जादू यहां पे सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा? वो कहता है, अगर ये जादू सक्सेसफुल हो जाता है तो रीटा हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। वो कहता है, बाबा कुछ भी कर दो, बस वो लड़की मेरी होनी चाहिए, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। वो अघोरी उसको बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानता, और फैमिली रिलेशंस थे उस अघोरी के, तो वो कहता है कि ये लड़का जो है जिद्दी है। वो हमेशा से जानता था कि गुरु बहुत जिद्दी है और वो आखिरकार गुरु के सामने सरेंडर कर देता है। वो उसे विधि बताता है और कहता है कि ये टोटका जो है तुझे 35 दिन तक करना है। 35 दिन के बाद में वो लड़की तेरी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रख, इस 35 दिन के दौरान उस लड़की को भीषण दर्द होगा। उसकी जिस खूबसूरती के ऊपर तू मरता है ना, उस पर भी दाग लगेंगे, उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। क्या तू उसके बावजूद भी उसको पाना चाहता है? वो कहता है, हाँ बाबा, मैं तब भी उसको पाऊंगा। उसका चेहरा खराब हो जाएगा, मैं चेहरा ठीक करा दूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन एक बार बस वो मेरी होनी चाहिए। वो उसको विधि बता देता है। गुरु पूरी दुनिया से छुप करके उस विधि को कर रहा होता है। सिर्फ एक दोस्त को मालूम था और वो था शुभम। शुभम को गुरु ने शुरुआत से ये बात बोल रखी थी कि अगर तूने किसी को भी इसके बारे में बताया
तो ये जो काला जादू है मैं तेरे ऊपर करवा दूंगा। अघोरी मेरी बात को मानता है। अगर मैं उस लड़की के ऊपर ये चीज करवा सकता हूं तो तेरे ऊपर भी करवा सकता हूं। अगर तेरे ऊपर ये चीज हो गई तो तू तो तबाह होगा ही, इसके साथ साथ तेरा पूरा परिवार भी तबाह हो जाएगा। इस बात को याद रखियो, अपने मुंह को बिल्कुल बंद करके रखियो और मेरे मामले में दखल मत दियो। ना तो तू रीटा को चेताएगा ना किसी और को बताएगा। बस ये बात याद रख कि किसी भी तरीके से तू मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करियो। शुभम भी एक सीधा साधा लड़का था। वो समझ चुका था कि अगर वो इधर जो है गुरु के रास्ते में आएगा तो उसका अंजाम भी मौत होगा। तो वो इधर कुछ नहीं बताता और चुपचाप कॉलेज जाता रहता है। कुछ यहां पर एक दो दिन बीतते हैं कि रीटा जो अब तक कॉलेज आ रही थी वो कॉलेज आना बंद कर देती है। उसकी तबीयत यहां पे ड्रास्टिकली खराब हो जाती है और रीटा को यहां पर बहुत तेज बुखार आता है। बुखार होने के साथ साथ उसका पूरा बदन टूट रहा था, मानो कोई उसके बदन पे हथौड़े चला रहा हो। इतना ज्यादा उसका बदन टूट रहा था, वो चिल्लाए जा रही थी दर्द से कि न जाने उसको यहां पे क्या हो रहा है। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके ऊपर काला जादू हो चुका है, जो खुद यहां पर जो है गुरु ने करा है। उसे खुद नहीं मालूम था। गुरु अभी भी कॉलेज आता था और जो गुरु हमेशा शांत रहता था वो अभी भी उसी तरीके से शांत रहा करता था। गुरु की सबसे खास बात क्या थी ना, कि आप उस लड़के की शक्ल देख करके ये बता ही नहीं सकते कि इसके मन के अंदर चल क्या रहा है। हम लोगों ने हमेशा से ये बात सुनी है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि इंसान की आंखें धोखा नहीं देती, इंसान की आंखों में सच छुपा हुआ होता है। मगर गुरु इस खेल में भी इतना माहिर था कि वो जानता था कि सच को किस तरीके से छुपाना है। वो किसी भी तरीके से जो भी उसके मन के ख्याल हैं, जो भी जज्बात उसके मन में है, वो किसी को भी यहां पे जाहिर नहीं करता था और जाहिर होने भी नहीं देता था कि किसी को उसके ऊपर शक हो। गुरु इस किस्म का लड़का था कि कोई भी उस पर ना शक नहीं कर सकता था। अगर कोई उठ करके ये बोल देना कि ये काम गुरु ने किया है, कि तुम्हारे साथ में बुरा गुरु ने किया है, तो इंसान जो है उसी इंसान को थप्पड़ मार दे कि गुरु तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, तू गुरु के बारे में कैसे बोल सकता है। कुछ इस किस्म का लड़का था वो। जो भी उसके मन के अंदर बात होती थी, किसी को लेकर के नफरत हो या किसी को लेकर के प्यार हो, वो यहाँ पे जाहिर नहीं करता था। सिर्फ रीटा को उसने एक बार प्यार का इजहार किया था, जो रीटा ने मना कर दिया। उसके बाद से वो वापस वैसा हो गया था जैसे वो पहले था। गुरु के मन के अंदर क्या चलता था किसी को नहीं पता। कुछ 2 दिन और बीतते हैं और रीटा की जो तबीयत थी वो ठीक हो जाती है। अचानक से तबीयत ठीक हो जाती है। उसने यहाँ पे मेडिकेशंस वगैरह भी ली थी, उसका कोई असर नहीं था। लेकिन अचानक से तबीयत कैसे ठीक हो गई, वो इस लफड़े में पड़ती भी नहीं और वो वापस से कॉलेज आना शुरू कर देती है। गुरु को अब यहां पर अंदाजा हो चुका था कि उसका काला जादू काम कर रहा है, क्योंकि जो रीटा उसके प्रपोजल को ठुकराने के बाद में उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, अब वो लगातार उसकी तरफ देखा करती थी और सिर्फ देखती नहीं थी, देख करके स्माइल भी किया करती थी। इधर गुरु को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। कुछ ऐसे ही यहां पर 1-2 दिन और बीतते हैं और उसके बाद में एक दिन गुरु देखता है कि रीटा का आधा मुंह जला हुआ है। जैसे वो उसका आधा मुंह जला हुआ देखता है, वो यहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारे यहां पे मुंह कैसे जल गया, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तो वो बताती है मैं चाय बना रही थी और पता नहीं अचानक से वो चाय कैसे उबल करके मेरे मुंह के ऊपर आकर के गिर गई, जबकि मैंने कुछ गलती भी नहीं करी थी और इसी के चलते मेरा आधा मुंह जल गया। वो भागते हुए अघोरी के पास में जाता है और उसको बताता है कि उसका फेस जल चुका है। अघोरी कहता है कि देख, मैंने तुझे बोला था कि जो तू उस लड़की के साथ में कर रहा है उस तरीके से तू कभी भी उसको पूरी तरीके से पा नहीं पाएगा। उसकी खूबसूरती के चक्कर में जो तू पड़ा हुआ है, वो खूबसूरती भी उससे एक वक्त के बाद छिन जाएगी। अभी भी वक्त है, उस लड़की को छोड़ दे। जो भी उसके साथ में बुरा हुआ है वो वापस से ठीक हो जाएगा। उसका जो चेहरा जला हुआ है वो चेहरा भी वापस सही हो जाएगा, क्योंकि काले जादू का असर है, थोड़ा वक्त जरूर लेगा लेकिन उतर जाएगा। वो कहता नहीं, मेरे को तो बस उसको पाना है। अगर एक काले जादू का असर है तो बाद में ही भले से ठीक हो जाए, मैं उसको ठीक करवा दूंगा, कहीं पर भी लेकर के जाऊंगा, सारा पैसा खर्च कर दूंगा, लेकिन एक बार वो मेरी होनी चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वो ये बात बोल देता है। उसके बाद में कुछ 1-2 दिन बाद पूरे के पूरे क्लासरूम में एक बात फैल जाती है कि रीटा के हाथ की हड्डी टूट चुकी है। रीटा के दाहिने हाथ की हड्डी टूट चुकी है और वो पता नहीं सोते सोते कैसे बिस्तर से गिर गई, जिसके चलते उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। गुरु मन ही मन खुश हो जाता है। आप उस इंसान के पागलपन को देखिए जो अब तक उस लड़की के मुंह जलने पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। अगले इंसिडेंट में ही उसने अपनी नेचर को किस तरीके से बदल लिया कि जब उस लड़की का हाथ टूटा तो वो खुश हो रहा है, क्योंकि उसको मालूम चल रहा था कि उसका काला जादू यहां पे काम कर रहा है। उसको मालूम था
30 दिन की बात सारी है। 30 दिन के बाद में ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसको ये बात अच्छे से मालूम थी। अगले दिन रीटा वापस आती है, हाथ में उसके प्लास्टर बंधा हुआ था। रीटा यहाँ पे वापस आती है और जो एक चमक उसके चेहरे के ऊपर थी अब वो फीकी पड़ती जा रही थी। वो चमक कहीं ना कहीं गायब हो रही थी। रीटा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसके चेहरे से चमक क्यों जा रही है। वो अब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होनी शुरू हो गई थी। जिंदगी उसको बोरिंग लगनी शुरू हो गई थी। उसको लगातार ऐसा लगता था कि उसको मर जाना चाहिए। पंखे को देखती थी तो देखते देखते सोचती थी कि इस पे एक रस्सी डाल के लटक लिया जाए तो शायद से ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ये सब हो क्यों रहा है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, कौन उसके ऊपर ये सब कुछ कर रहा है, ये ख्याल तो उसके मन के अंदर था ही नहीं। उसे बस ये लग रहा था कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है। कहीं उसने किसी टोटके के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया या उसका शनि उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ गया। उसको ये सब ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो कभी सोच नहीं सकती थी कि जिस इंसान के ऊपर वो कभी शक भी नहीं कर सकती, वही गुरु उसकी जिंदगी को नर्क बनाए जा रहा है। अब इधर रीटा का बिहेवियर इतना अजीब हो चुका था कि उसको यहां पर हेलोसिनेशंस भी स्टार्ट हो चुके थे। उसको अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थी। कभी कभी तो उसको यहां पर लोग उसके कमरे के अंदर भागते हुए दिखाई देते थे। कभी कभी उसको अपने घर के अंदर इधर घोड़े, बिल्ली, चूहे कुछ भी भागता हुआ दिखाई देता था। और कभी कभी तो उसको आवाजें आया करती थी कि तू मर जा, तू मर जा। उसके कान के अंदर वो आवाजें गूंजा करती थी। कौन बोल रहा था उसके आसपास उसको नहीं समझ आ रहा था। उसको बस ये लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इधर जो रीटा की दोस्त थी संजना, उसको लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है। वो उसको एक पंडित जी के पास में लेकर के जाती है और पंडित जी जब रीटा के सर पे हाथ लगाते हैं उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो कहते बेटा तू 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 एक काम कर, तू ना शाम को बड़े पंडित जी आएंगे, वो तुझे बताएंगे तेरे साथ में असली माजरा है, तेरे साथ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। शाम को जब वो उस मंदिर में जाती है तो उसको मालूम चलता है कि जो बड़े पंडित जी हैं उनकी तबीयत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, जिसके चलते वो यहाँ पर मंदिर में आ ही नहीं पाए हैं। और जिन पंडित जी ने उनको इस बारे में बताया था कि तू बड़े पंडित जी से बात कर, उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है और वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड है। उसे ये बात मालूम चलती है। संजना यहाँ पे समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी है। संजना किसी भी तरीके से इस चीज की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। वो ढूंढना चाहती थी कि आखिर बात है क्या। उसको नहीं मालूम था कि ये काला जादू है। वो कुछ ढूंढ पाती इससे पहले ही संजना के घर से खबर आती है कि उसकी जो माँ है, जो कुछ यहाँ पर 1-2 साल से बीमार है, वो यहाँ पे चल बसी है, उनकी डेथ हो चुकी है। संजना भाग करके बिहार चली जाती है और उसके दिमाग से रीटा का ख्याल चला ही जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि रीटा के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी मदर का यहाँ पे डिमाइस हो चुका था, तो वो यहाँ पर रीटा को भूल ही चुकी थी। अगर उस मूवमेंट पर संजना के मन में शायद से 1% भी रीटा का ख्याल रह जाता तो शायद से जो रीटा के साथ आगे होने वाला था उससे वो बच जाती और इतना कुछ उसको यहाँ पर झेलना नहीं पड़ता। और शायद से जो गुरु यहाँ पे सब कुछ कर रहा था वो पकड़ा भी जाता। असल में बात क्या हुई, इधर संजना तो चली गई और संजना ने साफ कह दिया कि मैं यहाँ पे 2-3 हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद में संजना चली जाती है। अब इसके आगे जो रीटा के साथ में होने वाला था वो एक नया ही मोड़ लेने वाला था, क्योंकि इसके आगे संजना नहीं थी ये स्टोरी बताने लायक, क्योंकि संजना तो अपने गांव चली गई थी। अब जो रीटा के साथ में हुआ उसके बाद में वो कुछ ऐसा था जो शायद कोई भी इंसान अपने ख्वाबों में नहीं सोच सकता। रीटा यहाँ पे लगभग पागल होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। वो अपने बालों को नोचती थी, वो दीवार को देखते हुए हंसती थी और कभी दीवार को देखते हुए रोती थी। और आसपास के लोग, हॉस्टल के लोग जब रीटा को रोकने की कोशिश करते थे तो रीटा कहती थी मेरे पास मत आओ, मेरे पास आओगे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और भाग जाओ यहां से। वो इस तरीके से लोगों को भगा दिया करती थी। ये सारी की सारी बात रीटा ने बाद में संजना को खुद बताई थी। इसके बाद में रीटा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने लग गई थी कि उनकी आंखों के नीचे यहाँ पे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो गए थे, मुंह की हड्डियां निकल चुकी थी, वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जो रीटा एक वक्त पर 55 किलो की हुआ करती थी, मुश्किल से अब उनका वजन यहाँ पे 40 किलो रह चुका था। कुछ 2-2.5 हफ्ते ही हुए थे। इन 2-2.5 हफ्तों के अंदर लगभग उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया था, पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, कॉलेज जाना छोड़ दिया था। अगर वो किसी की बात सुनती थी, किसी की बात मानती थी, तो वो था सिर्फ गुरु उनसे मिलने आया करता था। और जब भी गुरु उनके पास में होता था उस वक्त पर रीटा को बहुत अच्छा लगता था। संजना चली गई थी, संजना की मदर की डेथ हो चुकी थी, तो अब सहारा सिर्फ गुरु था। गुरु लगातार उनसे मिलने आता था। गुरु अगर उनको कुछ खिलाता तो वो खा भी लेती थी। और जब भी गुरु आता था तो वो हमेशा गुरु को सिर्फ हंसते हुए देखती थी। गुरु को देखते ही उनकी आंखों में एक अलग ही चमक हो जाया करती थी। गुरु के साथ में उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक बार की बात है,
इधर संजना इन सब चीजों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इतना ऊब गई थी कि वो यहाँ पे आत्महत्या करने की सोचती है। वो सोचती है कि उन्हें अब यहाँ पे सुसाइड कर लेना चाहिए। वो सुसाइड करने ही वाली थी कि इतने में ही गुरु उनके कमरे में आता है और उनको बचा लेता है। गुरु को ये चीज मालूम थी कि संजना कभी भी सुसाइड नहीं करेगी, क्योंकि उसको उस काले जादू के अंदर ये चीज मालूम थी कि संजना सुसाइड करने के बारे में सोचेगी तो जरूर, पर वो कभी भी लटकेगी नहीं। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और उसको अच्छे से मालूम था कि काले जादू का असर क्या होगा। जब ये चीज होती है तो गुरु रीटा पे चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो जो तुम इस तरीके की हरकतें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वो कहती है, मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं सच में पागल हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्या हो चुका है मेरे साथ में, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी ही मुझे यहाँ पे किसी पागल खाने में गुजारनी होगी और कोई भी मेरा जीवन साथी नहीं बनेगा। गुरु कहता है, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। जो भी तुम्हें सोच रही हो, जो भी तुम्हें समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा और यकीन मानो, जब तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे और ये सारी चीजें जो होंगी ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। गुरु का प्लान यहाँ पर 36वें दिन शादी करने का था, मतलब वो विधि जो थी वो 35 दिन की थी, तो 36वें दिन वो यहाँ पर रीटा से शादी करने वाला था, उसका ये प्लान था। कुछ यहाँ पर 32 दिन बीत चुके थे और इसी वक्त पर जो संजना होती है वो अपने होम टाउन से वापस आ चुकी थी। जब वो वापस आ रही थी वो देखती है कि कुछ रात के 12 बजे शमशान घाट में जलने की बदबू आ रही है और वो जो बदबू थी वो किसी लाश की नहीं, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो धुआं था वो इतना ज्यादा था जो एक लाश में से निकलता है, बहुत ही कम धुआं था, छोटा सा धुआं था। संजना वहां से गुजर रही थी, वो चुपके से देखती है कि वो चीज जो है वो यहाँ पे गुरु कर रहा है। उन्हें देर नहीं लगती ये चीज समझते हुए कि जो भी अब तक रीटा के साथ में हुआ है उसके पीछे गुरु का ही हाथ है। वो भागते हुए रीटा के हॉस्टल में जाती है और सब कुछ उसे सच सच बता देती है। रीटा उठती है और संजना के खींच के थप्पड़ दे के मारती है और कहती है, तेरी जुर्रत भी कैसे हुई, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई गुरु के बारे में ऐसा बोलने की? वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। उसने कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वही इन सब चीजों के पीछे, उसी ने ये सब कुछ किया है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इधर जो संजना थी वो समझदार थी, उनको मालूम था कि काला जादू ऐसे नहीं होता। अगर कोई चीज किसी को दी जाए या पहनाई जाए या किसी भी तरीके से गिफ्ट दिया जाए जो उसके साथ हमेशा रहे, तो काला जादू अपना असर करता रहता है। तो इधर संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रीटा के पास में आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो गुरु ने उसे दी थी। वो यहां पर रीटा से बहुत सवाल जवाब करती है। रीटा लगातार संजना को गुस्से की नजरों से देख रही थी। वो जानती थी कि इसके पीछे गुरु का हाथ नहीं है। वो कहती है, तू पागल हो चुकी है, इतने भले इंसान के बारे में तू ऐसा सोच रही है, तेरे जाने के बाद में उसी ने मेरी देखभाल करी थी। रीटा कहती है, तेरी देखभाल करी थी तब भी तेरी तबीयत खराब होती जा रही है। तू अपनी शक्ल देख, आंखों के नीचे तेरे डार्क सर्कल आ चुके हैं, हड्डियां तेरी निकल चुकी हैं। जब मैं यहां से गई थी तो तू अच्छी खासी थी, उसके बाद में तेरी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई अगर वो तेरी इतनी केयर कर रहा है तो? रीटा को लगता है बात तो उसकी ठीक है। वो कहती है, तू एक बात बता, क्या गुरु ने तेरे को ऐसी कोई चीज दी थी जिसको तू हमेशा अपने साथ में रखती है? वो कहती नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। कहती दिमाग पे जोर डाल और सोच। वो कहती है, देख मैं बहुत इस वक्त पे कमजोर हूं, मैं सोच नहीं सकती। वो कहती है, देख तू सोच और ध्यान से सोच, क्योंकि ये तेरी जिंदगी का सवाल है। क्या पता तू मर जाए, मुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर क्या हो रखा है, किस किस्म का काला जादू है, मैं नहीं जानती। कुछ यहां पर रीटा 1-2 घंटे सोचती है और वो कहती है कि हाँ, जब उसने मुझे दूसरी बार प्रपोज किया था और मैंने उसके प्रपोजल को ठुकराया था, तब इधर जाकर के गुरु ने मुझे कहा था कि अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो दोस्त तो बन ही सकते हैं। और उस वक्त पर उसने मुझे यहाँ पे एक फ्रेंडशिप बैंड बांधा था। वो दिखाती है, फ्रेंडशिप बैंड उनके हाथ में था, उनके कलाई पर था। और संजना उसको उतारती है और एकदम से जला देती है। जैसे संजना उसको उतार करके जलाती है, उन्हें लगता है कि रीटा की तबीयत अब ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रीटा की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। 1-2 दिन और बीत जाते, रीटा की तबीयत ठीक नहीं हुई थी। रीटा अब संजना पे ही गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तू तो कह रही थी तबीयत मेरी ठीक होगी, लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है, ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों? वो कहती हैं इसके बारे में गुरु से ही पूछना पड़ेगा। पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया जाता है, गुरु नहीं। गुरु के घर पे जाकर गुरु के पेरेंट्स से पूछा जाता है। वो कहते हैं हमें नहीं मालूम हमारा लड़का कहाँ है। हाँ ये जरूर है, रात के 9 बजे के आसपास वो घर से बाहर जाता था और 12-1 बजे वो घर पे वापस आता था। संजना को तो मालूम था कि आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, लेकिन वो रीटा को प्रूव करना चाहती थी। वो कहती है आपका बेटा 2-3 दिन से घर नहीं आया, आपने पूछा उससे? कहती नहीं, वो मोबाइल भी लेकर के नहीं गया, मोबाइल भी उसका घर पे ही है। उसको बहुत ढूंढा जाता है, गुरु को बहुत ढूंढा जाता है, गुरु का कोई भी ठिकाना नहीं मिलता। कुछ यहाँ पर 3-4 महीने बीतते हैं। धीरे धीरे कर करके रीटा की तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाती है और जो रीटा पहले थी
वो बिल्कुल वैसे ही हो जाती हैं। कुछ 4 महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन अभी भी रीटा के मन के अंदर सवाल थे कि आखिर ये काला जादू जो हुआ था वो किसने किया था। ये उनको कंफर्म हो चुका था कि काला जादू ही था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद में अपने आप ठीक हो गई थी, कोई बीमारी उनको नहीं थी। उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए थे, पहले ही करवा लिए थे। जब उनसे मिलने आता था तभी उन्होंने गुरु को यहाँ पे प्रेशराइज करा था कि मेरे टेस्ट वेस्ट करवा दो। सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे। किसी को, डॉक्टर्स वगैरह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो क्यों रही है। लेकिन उनको अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि इसके पीछे काले जादू का ही हाथ था। लेकिन वो अभी भी गुरु के ऊपर शक नहीं करना चाहती थी। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे गुरु का हाथ है। 4 महीने बीत जाते हैं, गुरु का कोई ठिकाना नहीं। गुरु कहां पे चला गया किसी को नहीं मालूम। उसके बाद में कुछ ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं, अभी भी गुरु का कुछ पता नहीं। कॉलेज से इधर संजना और रीटा दोनों पास आउट हो जाती हैं, अपने अपनी सिटी में आकर के जॉब करने लग जाती हैं। संजना इधर रीटा से पूछती है कि तुझे कभी गुरु के बारे में मालूम चला। रीटा भी संजना से पूछती है तुझे गुरु के बारे में मालूम चला। नहीं मालूम चलता। एक बार शुभम आता है और शुभम आकर के रीटा और संजना को कहता है कि गुरु की डेथ हो चुकी है। और वो सारी की सारी बात इधर उगल देता है कि जो जो रीटा के साथ में हुआ था उसके पीछे गुरु का ही हाथ था। शुभम ये बात बोल देता है तो इधर संजना और रीटा इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसको लगभग मारने के लिए दौड़ती है। इतने में ही शुभम कहता है कि मैं भी मजबूर था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तूने किसी को भी इसके बारे में बताया तो तू और तेरा परिवार दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने कहा मैं मजबूर था, मैं बता नहीं सकता था। तो इधर संजना कहती है क्या तू गुरु के साथ में गया था उस अघोरी के पास। उसने कहा नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन उस रात को मैं जहां से गुजर रहा था वहां पे मैंने देखा कि जो गुरु है वो एक अघोरी से बात कर रहा है। और कोई इंसान रात के 11:30 बजे एक शमशान घाट में बैठ करके एक अघोरी से क्या बात कर सकता है। मैं जानना चाहता था और वही मैंने जानने की कोशिश की। लेकिन इतने में ही जो इधर गुरु था उसने मेरी तरफ देख लिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया तो हश्र अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में जो जो चीजें इधर रीटा के साथ में हुई थी उन्हें यहाँ पे याद आनी शुरू हो गई थी। संजना जब इधर अपने गांव में गई थी तो रीटा ने बताया कि क्या क्या उनके साथ में हुआ था, किस तरीके से वो अपना सर दीवार में मारा करती थी। उनके बालों में जुएं पड़ चुकी थी, बाल नहीं धोए थे, नाना छोड़ दिया था उन्होंने, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे, हेलुसिनेशंस उनको आते थे और लगभग वो यहाँ पे सुसाइड कमिट करने वाली थी। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे संजना को बताई। लेकिन उसके बाद में सबसे ज्यादा दुख जो इधर रीटा को हुआ वो यही हुआ कि जिस इंसान पे मैंने इतना ट्रस्ट किया था उसने आखिर मेरा ट्रस्ट तोड़ा क्यों। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। सिर्फ उसके प्रपोजल को मैंने मना ही तो किया था, ना ही तो किया था। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज भी कई सवाल हैं रीटा के मन के अंदर जिनके जवाब वो ढूंढना चाहती हैं कि गुरु की डेथ कैसे हुई। गुरु के पेरेंट्स का इसके अंदर कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन गुरु के पेरेंट्स को कुछ नहीं मालूम। सच में उनको कुछ नहीं मालूम था। बहुत पूछताछ हुई, बहुत पूछा गया, यहाँ पे पुलिस का मैटर भी सामने हो गया था और उस अघोरी के बारे में भी पूछा गया। लेकिन वो अघोरी जो था उसका भी कोई ठिकाना नहीं मिला। वो कहां चला गया, रातों रात कहां गायब हो गया, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर था कि मुंबई के एक फ्लैट के अंदर इधर गुरु की लाश लटकती हुई मिली थी, जिसकी खबर यहाँ पे शुभम को हुई थी। और उसके बाद में उसने सारा सच रीटा और संजना और इसी के साथ साथ गुरु के परिवार वालों को बता दिया था। किन सरकमस्टांसिस में गुरु की मौत हुई थी, क्या बीता होगा उस पे, क्या उसका काला जादू उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया था। जैसा कि शुभम ने बताया था कि उसने सारी बातें सुनी थी कि अघोरी ने कहा था कि अगर काला जादू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो उल्टा पड़ जाता है, और अगर वो उल्टा पड़ गया तो अंजाम मौत है। क्या उसकी तड़पते हुए मौत हुई थी या फिर क्या हुआ उसके साथ में किसी को नहीं मालूम। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन गुरु की लाश यहाँ पे लटकती हुई जरूर मिली थी। अघोरी कहाँ चला गया इसका भी किसी को कुछ नहीं पता। और ये सारा का सारा सिलसिला जो था ये गुरु की मौत के साथ में इधर खत्म हो चुका था। हाँ ये जरूर था कि जो काला जादू था उसका असर तो यहाँ पे 4 महीने के अंदर अंदर ही खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद में जो गुरु ने झेला वो कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि गुरु के साथ यहाँ पे क्या हुआ। वो इंसान प्यार में इतना अंधा हो चुका था, इतना पागल हो चुका था कि सही गलत उसे कुछ नहीं पता था। उसे कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा था। और उसने सिर्फ यहाँ पर रीटा की जिंदगी को ही तबाह नहीं किया, उस ऑब्सेशन के चलते उसकी भी जान चली गई। वो प्यार में या कह सकते हैं ऑब्सेशन में बिल्कुल बावला हो चुका था। एक ऐसा लड़का जिसके मन के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता था। लेकिन ये भी कोई नहीं जानता था कि उसके मन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें घर करके बैठी हुई हैं जिसके चलते वो किसी इंसान की जिंदगी को
पूरी तरह से तबाह करने की हिम्मत रखता था। तो ये सारा का सारा इंसिडेंट था जो यहाँ पे रीटा के साथ में हुआ था और संजना के साथ में भी हुआ था। संजना को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी मॉम की डेथ के अंदर जो है इधर शायद काली जादू का हाथ है, क्योंकि वो इधर बीच का कांटा थी, वो रास्ते का कांटा बन चुकी थी रीटा और गुरु के बीच में। तो इसी के चलते शायद उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। और इसी के साथ साथ जो पंडितों की हालत हुई थी उसमें भी इधर कहीं ना कहीं संजना को लगता है कि शायद से काले जादू का ही हाथ था। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट रीटा के साथ में हुआ था, जिसके अंदर संजना भी पिस चुकी थी और शुभम भी बीच में पिस चुके थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये पूरा का पूरा वाक्य था जो यहाँ पे रीटा के साथ में हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, जब उन्होंने एक नए कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया और एक काले जादू ने उनकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। एंड इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को शेयर करें तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में अपने इवेंट्स को मेरे साथ में शेयर करें, ताकि जब मैं ऑडियंस को उसके बारे में बताऊं तो मैं एक एक डिटेल को अच्छे से लोगों के सामने रख सकूं। अगर आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिए और उसके ऊपर मैं अलग से एक स्टोरी बना दूंगा। तो आपकी स्टोरी का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।